अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है इंग्लिश लिटरेचर का, इस सेशन में हम मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली इसमें दो पार्ट्स हैं, यानी मॉडर्निज्म का जो एक हिस्सा है वो 1901 से लेके 1922 तक का है, और उसके बाद फिर दूसरा जो इसका हिस्सा है वो 1923 से लेके 1939 तक का है। याद रखें कि मॉडर्निज्म से पहले हम एंग्लो सेक्सन से लेके विक्टोरियन एज तक मुख्तलिफ सेशंस कर चुके हैं, जिनमें हम हर एज को कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर वो सेशंस नहीं देखे या उनमें से आपने अगर किसी सेशन को मिस किया हुआ है तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है मॉडर्निज्म के बारे में। तो मॉडर्निज्म का जो पार्ट वन है, इसमें ये शुरू होता है विक्टोरियन एज के फ़ौरन बाद, क्योंकि विक्टोरियन एज जो है वो ख़त्म होती है 1901 में, जब जो क्वीन विक्टोरिया है जहाँ पे उसकी डेथ होती है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये बेसिकली जो यानी मॉडर्निज्म जो शुरू होता है, इसमें एक तो वर्ल्ड वार वन है 1914 से 1918 तक जो है वो चलती है। साथ में इसमें साइंटिफिक मूवमेंट्स भी हम देखते हैं, साइंस ने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली थी, उसमें काफ़ी ग्रोथ आ गई थी, और साथ में जो एक रिलीजियस ओपिनियन था या जो माइंड सेट था वो भी चेंज हो रहा था, यानी बिलीव्स में एक सर्टेन हमने चेंज देखी। फिर हमने कंजर्वेटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखा इस एज में। कंजर्वेटिव सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल्स जो थे, कंजर्वेटिव माइंड था उनका, और साथ में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरफ हमने देखा कि एक खास रुझान रहा। इसके अलावा कुछ इसमें सर्टेन सोशल क्रिटिक्स जो हैं कार्ल मार्क्स के सूरत में, और इसी तरह से एक बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन था जो एक किस्म की चैलेंज थी जो रिलीजियस थॉट्स थी, यानी चार्ल्स डार्विन के सूरत में। और फिर इसी तरह से हम साइको एनालिटिक थ्योरीज देखते हैं सोसाइटी के, सिगमंड फ्रॉइड की तरफ। फिर इस दौर में भी हम देखते हैं कि जो यानी आर्ट है, आर्ट फॉर आर्ट से जो थ्योरी है, और इसी तरह से पेंटिंग एंड जो आर्ट है उसकी हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो पजीराई देखते हैं। और काफ़ी एक 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 अच्छा खासा रुझान था कि लोग जो हैं वो अब बेसिकली पेंटिंग को अपना उन्हें फीलिंग्स और एक इम्प्रेशन जो है वो देने का जो सोर्स था, अलॉन्ग विद जो पोइट्री थी या जो जो नॉवेल्स थे, उसके साथ आर्ट भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लरिश कर रहा था इस एज में खुसूसन। तो विक्टोरियन एरा के बाद जो मॉडर्निज्म जो शुरू होती है, जो कि 1901 से लेके 1922 तक शुरू होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। ओवरऑल जो हम देखते हैं, चार्ल्स डार्विन है, अर्नस्ट मेश है, इसी तरह से हेनरी बर्गसन है, इसी तरह से फ्रेडरिक नीत्शे है, इसी तरह से जेम्स टी ग्रेजर है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल हम देखते हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया खुसूसन इम्पीरियलिज्म को जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा था। और क्योंकि कार्ल मार्क्स जो हैं वो सोशलिज्म के हामी हैं। इसी तरह से फिर सिगमंड फ्रॉइड है, जिसको हम देखते हैं कि फ्रेड ने बेसिकली साइको एनालिटिक थ्योरीज जो हैं वो लिखी, और वो काफ़ी जो है वो उनको पजराई मिली। और उन्होंने अगेन जो एक सोसाइटी में जो एक किस्म की अनरेस्ट थी या जो एक किस्म की कंजर्वेटिज्म जो है वो डेवलप हो रही थी, तो उसको उन्होंने हाईलाइट किया। फिर इसी तरह से हम कॉन्टिनेंटल आर्ट मूवमेंट देखते हैं, इम्प्रेशनिज्म और क्यूबिज्म की सूरत में। इसी तरह से और जो हैं वो यानी मॉडर्निज्म में जिस तरह से राइटर्स हैं, फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की रशियन, इसी तरह से वाल्ट व्हिटमैन, इसी तरह से चार्ल्स बॉडलेयर, और इसी तरह से रिम्बाउड, और इसी तरह से अगस्ट स्टिनबर्ग। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस एज में जो है वो सोसाइटी पे यानी एक किस्म का इन्फ्लुएंस छोड़ा। साथ में हम देखते हैं थॉमस हार्डी। बेसिकली तो थॉमस हार्डी जो है वो विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, लेकिन थॉमस हार्डी जो हैं वो जिंदा थे इवन मॉडर्न एज में भी। लेकिन इस एज में थॉमस हार्डी ने सिर्फ अपनी पोइट्री जो है वो लिखी थी, उसको पब्लिश करवाया था। इस एज में थॉमस हार्डी ने कोई भी नावल जो है वो नहीं लिखा। इसी तरह से नावल जो हम देखते हैं वो हेनरी जेम्स हैं, तो उन्होंने अपने मेजर नावल्स इस एज में जो है वो पब्लिश करवाए थे। खुसूसन जो उसका नावल था द गोल्डन बाउल, उसको बड़ी शोहरत मिली इस एज में। इसी तरह से हम कुछ पोलैंड के जो है वो नावलिस्ट देखते हैं, जोसेफ कॉनरेड। तो
उन्होंने भी जो है वो एक अपनी नावल जो पब्लिश करवाई थी, हार्ट ऑफ डार्कनेस, और इसी तरह से लॉर्ड जिम, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। इसी तरह से अपना जेरल्ड मैनले हॉपकिंस हैं, उनकी जो यानी पोइट्री है उसको भी काफ़ी सराहा गया इस एज में। साथ में एक और जो है वो आयरलैंड के पोइट हैं विलियम बटलर ईट्स, तो उन्होंने जो है पोइट्री शुरू तो वैसे विक्टोरियन एज में की थी, लेकिन उनकी भी मॉडर्निज्म में काफ़ी ज़्यादा पजीराई हुई, बल्कि विलियम बटलर ईट्स को पोइट्री की हद में इस एज में डोमिनेंट फिगर के तौर पे जो है वो माना जाता है। मॉडर्निज्म में मुख्तलिफ हम देखते हैं कि अब लिटरेरी फिगर्स जो हैं वो, या जो लिटरेचर लिखने वाले लोग थे, वो इंग्लैंड से वैसे बाहर के जो 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 उनकी कॉलोनीज थी वहाँ से भी ये सिलसिला शुरू हुआ। जॉर्जिया से हम देखते हैं, इवन हम आयरलैंड से देखते हैं, कनाडा वैसे था ही, अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स थी और लिटरेचर जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी जड़ें जो है पकड़ रहा था। फिर सडन वर्ल्ड वार वन जो है उसको भी एक मौजूद बनाया गया, उस पर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे गए, सम पोइम्स लिखे गए। एडवर्ड थॉमस जो हैं, जो एक जॉर्जियन पोइट थे, उन्होंने वर्ल्ड वार के ऊपर अपने पोइम्स लिखे। इसी तरह से वाल्फ्रेड ओवन है, इसी तरह से रपर्ट ब्रूक हैं, आइजैक रोजनबर्ग हैं, इसी तरह से सिगरेट सेजून हैं, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी छाप छोड़ी। फिर हम ड्रामा का भी किसी हद तक रिवाइव देखते हैं, खुसूसन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो ड्रामास थे, उन्होंने फिर एक किस्म का जो है वो किसी हद तक जो है वो ड्रामे को रिवाइव किया इस एज में भी। इसी तरह से जेम्स हिंज हैं, और इसी तरह से सीन ओकेसी हैं, वो भी इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश ड्रामा राइटर्स थे शाह के साथ। तो ये लास्ट डिकेड थी शाह की, क्योंकि शाह ने अपने ड्रामा जो है वो 19th सेंचुरी में लिखे, लेकिन उसके ड्रामा जो है वो 20th सेंचुरी में भी जो है वो हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी हेल्प किया टू ब्रिंग सम रिवाइव ड्रामे की हद तक। इसी तरह से सिंध ने जो मशहूर जो उन्होंने एक प्ले लिखा था, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी दंगे और फसाद हुए, और एक किस्म का जो है वो यानी नफरत का इजहार जो है उसके अगेंस्ट में कुछ जो है वो प्रोटेस्ट भी हुए, खुसूसन डबलिन में। और इसी तरह से एडवर्डन थिएटर जो है देखते हैं कि वहाँ पे शाह जो है वो वापस आ रहा है ड्रामे की सूरत में, और उसने फिर पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज जो थे उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया अपने ड्रामों के जरिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ जो नावलिस्ट हैं, जो यानी मॉडर्न एज के बड़े मशहूर नावलिस्ट हैं, जिनमें जी वेल्स हैं, इसी तरह से जॉन गल्सवर्दी हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया था 1932 में। इसी तरह से फॉसेट सेगा हैं, ई.एम. फोस्टर हैं। ई.एम. फोस्टर जो है उनका जो पैसेज टू इंडिया है वो काफ़ी मशहूर हुआ, जिसमें उन्होंने जो है वो यानी क्रिटिसाइज़ किया एम्पीरियलिज्म को। और इसी तरह से एडवर्डन सोसाइटी जो है इंग्लैंड में, उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। फिर हम रुडयार्ड किपलिंग देखते हैं, वो भी एक वर्सटाइल राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी और पोइम्स लिखे, खुसूसन मॉडर्न एज में। विलियम बटलर ईट्स जो हैं वो अर्ली मॉडर्न एज के बड़े ही मशहूर जो हैं वो पोइट हैं। और साथ में टी.एस. इलियट हम देखते हैं, अमेरिकन बॉर्न पोइट जो हैं, जो कि बेसिकली एक अच्छी क्रिटिक भी थे। उन्होंने खुसूसन क्रिटिसिज्म में काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहरी छाप छोड़ी। और इसी तरह से टी.एस. इलियट ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी शोहरत हासिल की, खुसूसन पोइट्री में भी। उन्होंने जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक लिखा, द वेस्ट एंड लिखा, और उसके जो है 4 पोर्ट्रेट्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली इस एज में। तो टी.एस. इलियट बेसिकली अमेरिकन बॉर्न यानी लिटरेरी फिगर हैं। उन्होंने तालीम भी अमेरिका में हासिल की, लेकिन 1927 में उन्होंने फिर जो है वो बरतानवी शोहरत हासिल की थी, जिस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि और नावलिस्ट हैं, जोसेफ कॉनरेड है, डोरोथी रिचर्डसन है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक ट्रेंड था लिटरेरी यानी टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ। वर्जीनिया वुल्फ ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया और उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टाइल को अडाप्ट किया। फिर इसी तरह से डी.एच. लॉरेंस है, और जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सन्स एंड लवर्स नावल्स लिखे। इसी तरह से द रेम्बो है, और इसी तरह से वुमेन इन लव है। तो इसी तरह से जेम्स जॉइस जो है, जो उन्होंने जो यानी यूलाइसिस लिखा, यूलाइसिस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिली। बल्कि यूलाइसिस में कहा जाता है कि ये जो एज है, जो मॉडर्निज्म एज है, वो यूलाइसिस में जिस तरह से जेम्स जॉइस ने उसको समअप किया एंटायर मूवमेंट को, और उसने ड्रामांस करके भी दिखाया इस एज को। इसके बाद फिर मॉडर्निज्म का दूसरा जो है वो पीरियड स्टार्ट होता है, जो 1923 से लेके 1939 तक है। ये भी यानी वर्ल्ड वार
II तक का दौरानिया है, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार II जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट ब्रिटिश राइटर्स हमें मिलते हैं, स्कॉटिश राइटर्स भी मिलते हैं, जिस तरह से ह्यूज मैकडर्मिट हैं, वर्जीनिया वुल्फ है। इस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक फीमेल राइटर थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडाप्ट की अपने नावल्स में, खुसूसन जो मिस्टर डेलोवे है और द लाइट हाउस है। इसी तरह से T.S. इलियट है, उसने पोइट्री में कोशिश की और उन्होंने जो है वो एक ड्रामा लिखा था स्विनी अगोनिस्टिस 1932 में, वो ड्रामा काफ़ी मशहूर हुआ। इसी तरह से फिर हम कुछ एपिक पोएम्स देखते हैं, यानी डेविड जोन्स ने भी काफ़ी ज़्यादा यानी जो है वो एपिक पोएम्स लिखे। इन पेरेंथेसिस जो है वो उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, और ये पब्लिश हुआ था 1937 में, और ये पोएम जो था वर्ल्ड वार I के ऊपर वो सब्जेक्ट था। इसी तरह से ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें इस एज को, तो बेसिकली हम देखते हैं कि नावल जो है वो जो विक्टोरियन एज से जो नावल ने जो पेस पकड़ी, तो वो नावल की पेस जो है वो बिल्कुल बरकरार थी। और इसमें जिस तरह से हम देखते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है, जो सैमुअल बेकेट ने लिखा, तो उसमें हम देखते हैं कि ये एक एब्सर्ड ड्रामा था। तो वो एब्सर्ड ड्रामे की जो यानी जेनर थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई। इसी तरह से नावल में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आए, गॉथिक नावल और साइंस फिक्शन। तो ये वो यानी बेसिकली अगर हम कहें कि ये एज थी कि जहाँ पे नावल जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा था बनस्बत पोइट्री के और ड्रामा के, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी हद तक जो है वो दुरुस्त होगा। तो इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि इस मॉडर्निज्म के लास्ट में कुछ और राइटर्स हैं, एल्डस हक्सले है, और इसी तरह से जॉन कॉपर पोज हैं, इसी तरह से सैमुअल बेकेट हैं, और इसी तरह से ग्रैहम ग्रीन हैं, जेम्स जॉइस हैं, W.H. ऑर्डन हैं, विलियम बटलर रीड्स तो आपको पहले से पता है। तो ओवरऑल यानी पोइट्री भी हमें इस एज में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। हम कुछ ड्रामा भी देखते हैं, एब्सर्ड ड्रामा भी हम देखते हैं, इसी तरह से हम नावल की ग्रोथ भी देखते हैं। साथ में हमने देखा कि इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल जो एक खास किस्म का क्रिटिसिज्म था साइकोएनालिसिस की सूरत में, और कार्ल मार्क्स की सूरत में, और डार्विन की सूरत में, जो जो एक नए फिनोमेना थे। साथ में हमने क्यूबिज्म की जो पेंटिंग है वो भी हम देखते हैं। तो ओवरऑल ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें नज़र आता है। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, आर्ट्स में किए गए, साइंस में किए गए, इसी तरह से हम लिटरेचर में देखते हैं। यानी एक किस्म की मिक्सिंग है जो हमें इस एज में नज़र आती है एज कम्पेयर टू एनी अदर एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है वो खत्म होता है मॉडर्निज्म का। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले सेशन तक के लिए, जिसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म कवर करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में इसे आप कमेंट भी कर लें, और इसको आप शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।